वेलकम टू द चैनल क्वेश्चन आंसर, जहां पे आपको मिलते हैं सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंड्स जो कि लड़का है उसे क्या प्रिपेयर करना था स्कूल के लिए। That day friends was expected to be prepared with participle। उसे क्या प्रिपेयर करना था? पार्टिसिपल प्रिपेयर करना था क्योंकि एम हेमल उसका टेस्ट लेने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What did friends notice that was unusual about the school that day? Usual means होता है जो चीज रोजमर्रा होती है और unusual मतलब जो कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, तो उस दिन unusual क्या हुआ था? Usually when school began there was lots of noise। जब भी स्कूल शुरू होता था बहुत ज्यादा शोर शराबा होता था। Noise from the school could be heard out in the street। और जो शोर था वो इतना आता था कि जो पास वाली गली थी उसमें भी उसका शोर आता था। But that day there was no noise at all। लेकिन unusual क्या था? उस दिन कोई भी शोर बाहर नहीं आ रहा था। Everything was as quiet as Sunday morning। और सब कुछ बिल्कुल शांत था, इतना शांत था जैसे कि संडे को जब स्कूल नहीं लगता उस दिन शांति होती है। नेक्स्ट, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। आपको पता होगा कि कुछ ऑर्डर्स आए थे और वो किस पे लगे हुए थे? बुलेटिन बोर्ड पे लगे हुए थे। पहले मैं आपको बुलेटिन बोर्ड दिखा देता हूं जो कि चैप्टर में दिखाया गया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मैं इस चैप्टर का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, हमारे चैनल इंग्लिश बाबा पे है। तो क्या आया था बुलेटिन बोर्ड पे, क्या लगा हुआ था? एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से ऑर्डर आ गए थे टू टीच ओनली जर्मन, कि अब केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, जो फ्रेंच है वो नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। क्योंकि आपको पता है जर्मन और फ्रांस में लड़ाई चल रही थी जिसमें जर्मन जीत गया था। तो जर्मनी ने क्या किया कि अब उन्होंने कहा कि भैया अब हमारी वाली लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तुम्हारे एल्सेस में और लॉरेन में। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। और जर्मन्स लोगों ने ये जो उस टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज आज तक वगैरह ये तो होता नहीं था, इस तरह के शहरों के बीच में बुलेटिन बोर्ड लगा दिए जाते थे। जो भी ऑर्डर, जो भी आदेश आते थे वो यहाँ से लोगों को मिलते थे। चिल्ड्रन, अगर आप हमारे चैनल क्वेश्चन आंसर पर पहली बार आए हो तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आपसे हमारा कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। बर्लिन से जो ऑर्डर आए थे उनकी वजह से स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज द फॉलोइंग चेंजेस। देखो, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, मैंने क्वेश्चन के अंदर से ही मैं आंसर बना रहा हूं। ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ये उठा के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। तो क्या क्या चेंजेस आए थे? नंबर 1, एम हेमल वॉर द ड्रेस विच ही यूज्ड टू वेयर ऑन स्पेशल डेज। एक तो ये चेंज आया, एम हेमल ने उस दिन वो वाली ड्रेस पहनी हुई थी जो वो स्पेशल डेज पे पहनते थे, है ना। The whole school which used to be very noisy was very peaceful। दूसरा चेंज ये आया कि जिस स्कूल से इतने शोर शराबा, इतना नॉइज रहता था वो स्कूल बिल्कुल शांत था। तीसरा, even the old villagers had come to attend the class that day as it was the last session by M. Hamel। और उस दिन गांव में जितने भी बड़े बूढ़े लोग थे वो भी उस दिन क्लास को अटेंड करने आए थे क्योंकि उस दिन वो आखिरी दिन था एम हेमल का। तो ये सारे चेंजेस आए थे। चिल्ड्रन, अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिले तो आप इंग्लिश बाबा 123 पे जाके हमें टेलीग्राम पे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। आपको पता होगा जो फ्रेंड्स है वो पढ़ने में अच्छा नहीं था, पढ़ाई से जी चुराता था, अपने टीचर को भी पसंद नहीं करता था क्योंकि वो उसे डांटते थे, कभी कभी उसकी पिटाई लगाते थे। लेकिन उसकी जो फीलिंग है एम हेमल के लिए और स्कूल के लिए चेंज कैसे हो गई। फ्रेंड्स केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन बाय एम हेमल। जैसे ही फ्रेंड्स को पता चला कि आज मेरे टीचर का आखिरी दिन है, फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन। और जब उसे ये पता चला कि अगले दिन से केवल उन्हें जर्मन पढ़ाई जाएगी, देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उसने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया और उसने कभी भी अपने लेसन्स नहीं पढ़े। हिज बुक्स विच सीम्ड बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स। और उसकी वो किताबें जो उसे पहले बर्डन लगती थी, वजन लगती थी, आज उसे वो बहुत अच्छी लग रही हैं। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल आल्सो चेंज्ड। और उसकी जो फीलिंग है एम हेमल को लेके, अपने टीचर को लेके, वो भी बदल गई। ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ स्ट्रिक्ट ही वाज। और उस दिन वो सब कुछ भूल गया
कि जो उसका टीचर था वो कितना रूलर से पिटाई करते थे जब उसकी, और वो कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स? जो साहिब है वो कूड़े करकट के ढेर में क्या ढूंढ रहा है? वेयर इज ही, वो कहां पर है, एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम? तो वो कहां पर है और कहां से आया? चिल्ड्रन, आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने इमेज का यूज किया है। अक्सर आपने कूड़ा बीनने वाले बच्चों को देखा होगा, और कूड़ा करकट के ढेर में ये कुछ ऐसी चीज ढूंढते रहते हैं कि कोई सिक्का मिल जाए, कोई नोट मिल जाए 5-10 रुपए का, कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे मतलब उनको 5-10 रुपए बन जाए। तो हमें यही आंसर लिखना है, साहिब इज लुकिंग फॉर कॉइन्स एंड रूपी नोट इन द गार्बेज। ठीक है, उसने पूछा था वो क्या ढूंढ रहा है गार्बेज में, या तो वो कोई सिक्का मिल जाए, कोई गार्बेज में कोई नोट मिल जाए। वो कहां से है? ही इज फ्रॉम सीमापुरी। सीमापुरी क्या है? एक प्लेस है दिल्ली में। ही हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश, और वो बांग्लादेश से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? ऑथर जो है क्या एक्सप्लेनेशन देती है कि ये कूड़ा बीनने वाले बच्चे, अगर आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा, तो ये अपने पैरों में चप्पलें नहीं पहनते हैं, क्यों? तो चिल्ड्रन, इसका आंसर मैंने इमेजेस के थ्रू दिया है पहले आपको। एक्चुअली इनके यहाँ ये ट्रेडिशन है कि अगर हम चप्पल ना पहने तो लोगों की हमें सिंपैथी मिलेगी, लोग हमें 5-10 रुपए दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन पे पैसों की कमी है या 50-100 रुपए की चप्पल नहीं ले सकते, बस ताकि ये इनका ट्रेडिशन चलता रहे। अकॉर्डिंग टू ऑथर, इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। देख रहे हो, ये इनका मतलब ट्रेडिशन है, बेयरफुट, नंगे पैर रहना। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है कि इन पे पैसों की कमी है। पीपल हु सी दीज चिल्ड्रन बेयरफुट फील पिटी। जो भी लोग इनको नंगे पैर देखते हैं उन्हें पिटी का मतलब है दया आ जाती है इन पे। एंड ऑफन गिव देम सम मनी, और हम लोग इन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, 2 रुपए दे दिए, 5 रुपए, चल यार रख ले, चल कोई बात नहीं है, और समथिंग टू इट, कुछ खाने के लिए दे देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी तो साहिब पहले गार्बेज बीनता था, उसके बाद वो टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या वो टी स्टॉल पे काम करके खुश है या नहीं? तो पहले जब वो गार्बेज बीनता था तो वो अपनी मर्जी का मालिक था, भाई अभी काम करना नहीं करना, आज जाऊंगा आज नहीं जाऊंगा। लेकिन टी स्टॉल पे अब वो एक नौकर बन गया है, तो क्या वो खुश है? नहीं, उसकी आजादी जो है अब वो पूरी तरह से छिन चुकी है। तो आंसर लिखेंगे, नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहिब टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। He has lost his freedom. उसने अपनी फ्रीडम खो दी है। Earlier, even though he was a rag picker, he was the master of his own will. हालांकि पहले कोई बड़ा बिजनेस व्यापारी कोई ऐसा नहीं था, लेकिन कम से कम अपनी मर्जी का मालिक तो था। But now he works under the instruction of tea shop owner. और अब तो वो अपने मालिक के अंडर में काम करता है। जो भी मालिक कहेगा, चाय दे आओ, है ना, बर्तन साफ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What makes the city of फिरोजाबाद famous? ऐसी क्या वजह है जो फिरोजाबाद को फेमस बनाती है? चिल्ड्रन, फिरोजाबाद फेमस है चूड़ियों के लिए, ग्लास वर्क के लिए। सो आंसर है, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ठीक है, चूड़ियों के लिए फेमस है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री मतलब जहां पे कांच का काम होता है, कांच के सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। जो लोग ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेचारे वर्कर, उनको हजार्ड्स का मतलब है उनके लिए क्या क्या खतरे होते हैं। ठीक है, डेंजर्स क्या है? सबसे पहले तो चिल्ड्रन मैं बता दूं, ये लोग गर्म भट्टियों में काम करते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचो, गर्मियों में यार हमें ऑलरेडी कितनी गर्मी लगती है, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है कि नहीं? हम लोग एसी चलाते हैं, और ये बेचारे गर्म भट्टियों के पास काम करते हैं। दूसरा, आप यहाँ देखो, मैंने इमेजेस के थ्रू दिखाया, हाथ में कांच वगैरह लग सकता है, पूरे हाथ वगैरह खराब हो जाते हैं। तीसरा, ग्लास की जो डस्ट होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो आंखों में चले जाते हैं और इनकी आंखें खराब हो जाती हैं। तो यही बात हमें लिखनी है। नंबर 1, वर्कर्स हैव टू वर्क नियर ग्लास फर्नेस। फर्नेस का मतलब होता है चिल्ड्रन भट्टी, ये जो दिखाई दे रही गरम गरम भट्टियां। ठीक है, द वर्कर्स लूज देयर आई साइट, और इनकी आई साइट चली जाती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि इन्हें बहुत टाइम हो जाता है हाई टेम्परेचर पे काम करते करते। डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग ऑल्सो कॉज सिवियर डैमेज टू देयर आईज। ये जो डस्ट है, देख रहे हो, ये जो कांच की जो डस्ट है, इसकी जो पॉलिश होती है, डस्ट ऑफ ग्लास पॉलिशिंग, ये भी इनकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो ये सारे खतरे होते हैं ग्लास इंडस्ट्री में।
हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम वन ऑफ हिज फैमिली। अगर आपने चिल्ड्रन ये स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये कहानी है मुकेश की, ठीक है। दो कहानियां, एक साहिब और एक मुकेश। मुकेश और उसकी फैमिली बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन मुकेश अपने परिवार के उलट वो एक गैराज मैकेनिक बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक कौन होते हैं? जो कार बाइक वगैरह को ठीक करते हैं। तो इसलिए उसका एटीट्यूड अलग है। इसी बात को हम लिख देंगे, एवरीवन इन मुकेश फैमिली वर्क्स इन बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री। हर कोई किस में काम करता है? बैंगल्स मेकिंग, चूड़ी बनाने का बिजनेस करता है। दे हैव बीन डूइंग दिस फॉर जनरेशन, और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उनके बाप दादा भी ये काम कर रहे थे, उससे पहले भी यही काम चला आ रहा है उनके घर परिवार में। बट मुकेश हैज डिफरेंट एटीट्यूड इन दिस मैनर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मुकेश का एटीट्यूड है वो अलग क्यों है? क्योंकि मुकेश का एटीट्यूड अलग इसलिए है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग इन ग्लास इंडस्ट्री, मतलब कांच इंडस्ट्री में काम करने के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। इसलिए जो उसका एटीट्यूड है वो अपने परिवार के लोगों से अलग है। अब हम करेंगे अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। What could be some of the reasons for the migration of people from villages to city? क्या ऐसे रीजंस हैं जो लोग गांवों से शहरों की तरफ माइग्रेट करते हैं? तो देखो, पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन में से निकाला है। सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशंस ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज आर। क्या क्या है रीजन? बेटर लाइवलीहुड। अब चिल्ड्रन, हर कोई गांव में आपने ज्यादातर देखा होगा फार्मर है, हर कोई खेती बाड़ी कर रहा है और ज्यादा जॉब है ही नहीं। तो शहरों में लोगों को जॉब मिल जाती है, उसके लिए आ जाते हैं। जब उनको जॉब मिल जाती है तो फिर वो सोचते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए आ जाते हैं, बेटर एजुकेशन के लिए। शहरों में हर जगह जाने के लिए अच्छी सड़कें, अच्छी बस फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट बढ़िया है, कोई भी बीमारी वगैरह के लिए अच्छे इलाज है। तो इन सब चीजों की वजह से लोग गांवों से शहरों में आ जाते हैं। चिल्ड्रन, आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपको हमारे सारे अपडेट्स आपके फोन पर मिलते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट? क्या आप इस वाली बात से सहमत हो कि जो गरीब बच्चों से जो वादे कर दिए जाते हैं उनको निभाया नहीं जाता? व्हाई डू यू थिंक दिस हैपेंस इन द इंसिडेंट्स नरेटर इन द टेक्स्ट? और आपको क्यों लगता है कि इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ है, कहां पर हुआ है? तो दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो पूरा आंसर मैंने क्वेश्चन से उठाया, यस आई अग्री, मैं अग्री करता हूं that promises made to the poor children are rarely kept। बहुत ही कम ऐसा होता है कि उन जो हमने वादे किए उनको निभाया गया। It happens because these promises are not taken seriously and usually such promises are made just to make the children happy। इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के प्रोमिसेस को कोई सीरियसली तो लेता नहीं है, और बस बच्चे को उस टाइम पे खुश करने के लिए कह देते हैं, अरे तुम चिंता मत करो बेटा, अब से तुम्हें ये नहीं करना पड़ेगा, अब तुम चिंता मत करो, है ना। तो इस तरह के वादे कर देते हैं। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि ऐसा स्टोरी में क्या हुआ है? वी रीड वन इंसिडेंट इन दिस स्टोरी वेयर नरेटर प्रोमिसेस साहिब टू ओपन ए स्कूल। हम एक ऐसी घटना पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर जहां पे जो ऑथर हैं, जो नरेटर हैं, वो साहिब से वादा कर देती हैं कि वो जल्दी ही एक स्कूल खोलेंगी जिसमें साहिब पढ़ सकता है। बट आफ्टर सम डेज व्हेन साहिब आस्क हर इफ हर स्कूल इज रेडी, जब कुछ दिनों बाद साहिब उनसे पूछता है कि मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया? आपने कही थी यार, आपने वादा किया था। She becomes conscious of her mistake। तभी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। Her hollow promises leaves her embarrassed। और कहीं ना कहीं उसे शर्मिंदगी होती है कि यार मैंने ऐसी हंसी हंसी में, मजाक मजाक में बच्चे से प्रॉमिस कर दिया था और बच्चा उस बात को दिल पे ले गया। नेक्स्ट, what forces conspire to keep workers in Bengal industry of Firozabad in poverty? चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो बेचारे गरीब वर्कर्स हैं वो क्या है ऐसा फिरोजाबाद इंडस्ट्री में कि वो गरीबी में ही अपना जीवन बिता रहे हैं। चिल्ड्रन, आपने एक लाइन सुनी होगी, गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा। उसका रीजन हमें बताना है यहाँ पे। देयर आर मैनी फोर्सेस। देख रहे हो, जो मैंने लाइन रेड में लिखी है, मैंने पूरी कॉपी से देयर आर लिख के मैनी फोर्सेस कॉन्स्पायर्ड टू कीप द, ऐसी कई ताकतें हैं जो इन लोगों को गरीबी में ही जीने के लिए मजबूर कर देती हैं। वो ताकतें क्या हैं? दीज इंक्लूड द मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स कौन होते हैं? जो पैसा उधार देते हैं हाई इंटरेस्ट पे। मिडिलमैन, बीच में जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। अब होता क्या है कि भाई कोई चीज बनाई तो बेचारे इन्होंने, है ना, इन्होंने मेहनत करके बनाई, फिर बीच में कोई मिडिलमैन है, उसने अपना प्रॉफिट खाया, पॉलिटिशियन ने अपना प्रॉफिट खाया, मनी लेंडर ने अपना प्रॉफिट खाया। तो इन लोगों को जो बिल्कुल बेसिक से काम कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं मिलता और ये गरीब के गरीब रह जाते हैं।
टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन द वर्कर्स ऑफ बेंगल इंडस्ट्री। और ये सब लोग ताकतें मिलके जो गरीब लोग हैं उनको इतना दबा देते हैं कि वो बेचारा गरीब ही बना रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मिस एडवेंचर क्या होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन से एक्सीडेंट की बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन आपको समझाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है। जब डगलस छोटे थे तो स्विमिंग सीख रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा स्विमिंग सीखता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सीख गया। तो एक बार जब वो पूल में जा रहे थे तो वहां पे एक बुली आया, बुली का मतलब एक बड़ा सा बच्चा आया और उसने जबरदस्ती उठा के उनको पूल में फेंक दिया। और पूल में जब फेंका, जैसा कि आप देख सकते हो उस तीसरे वाले पिक में, तो उस दिन वो मतलब मरते मरते बचे। तो वो इस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। उन्होंने अभी अभी स्विमिंग सीखी थी, मतलब नए नए नौसिखिया थे। वन डे एन 18-year-old बॉय पिक्ड हिम अप। जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक 18 साल का लड़का आया, उसने उसको पिक किया एंड थ्रू हिम इनटू द 9 फीट डीप पूल। और 9 फीट गहरे उस स्विमिंग पूल में उनको फेंक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस। तो जाहिर सी बात है जो आदमी पानी में जाएगा पानी से टकराएगा। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। स्वेलो का मतलब होता है बहुत सारा पानी उनके मुंह में चला गया, उनकी बॉडी में चला गया और अचानक से वो उसके बॉटम में जाके गिरे, किसके, पूल के। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। और इस दुर्घटना में वो मरते मरते बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब उनको पूल में फेंका गया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। What plans did he make to come to the surface? और उन्होंने बाहर आने के लिए या पानी की सरफेस पे आने के लिए क्या प्लान बनाए। तो यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आप छोटे हो और आपको कोई पानी में फेंक दे तो आप हंसोगे तो नहीं, ओबियसली आप भी रोओगे, डर जाओगे। तो वो भी रोने लग गया, डरने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उसने क्या प्लान बनाया। उसने ये प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर इसके तले यानी कि बॉटम को टकराएंगे, मैं जोर से नीचे धक्का दूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। देख रहे हो जैसे ये बच्चा दिखाया हुआ है, मैंने आपको डरा हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गए जब उनको फेंका गया पूल में। Yet he did not lose hope। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। While sinking down, जब वो नीचे डूब रहे थे, sinking down का मतलब है डूबना। He made a plan। उन्होंने एक प्लान बनाया। He would make a big jump when his feet hit the bottom। और उन्होंने प्लान क्या बनाया कि जैसे ही मेरे पैर, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जंप लूंगा। He would come to the surface। इससे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा and swim to the edge of the pool। और फिर तैर के किनारे पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक दे दो। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में आपके लिए। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया। क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो दुर्घटना उनके साथ हुई, वो जो बड़े वाले लड़के ने उनके साथ कर दिया था, इसका क्या असर पड़ा। इसका असर ये पड़ा कि भाई साहब उनको पानी से डर लगने लग गया। वो कहीं भी पानी वाली चीजों पे नहीं जाते थे, अपने घर में ही पड़े रहते थे। जहां उनके जो दोस्त हैं वो स्विमिंग करने जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, वाटर पार्क जाते थे, लेकिन उसको हमेशा वो डर सताता रहता था कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब सकता हूं। इसी बात को अब हमें लिखना है। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली। इस एक्सपीरियंस से वो बुरी तरह प्रभावित हुए। ही स्टार्टेड फियरिंग वाटर। पानी से उन्होंने डरना शुरू कर दिया। वेन एवर ही रिकॉल्ड दैट पूल एक्सपीरियंस। जब भी उनको वो याद आती थी उस घटना की, ही वेंट नम। वो सुन्न पड़ जाते थे एंड क्राइड। रोने लगते थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल। और वो कभी भी पूल में वापस नहीं गए। ही फियर्ड वाटर। और उनको पानी से डर लगने लगा एंड अवॉइडेड इट। और उससे वो दूर रहने की कोशिश करते थे जब तक जितना कि वो कर सकते थे। मतलब चाहे उनके दोस्त जा रहे हैं, जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मतलब उस घटना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आखिर बाद में उन्होंने ये कसम क्यों खाई कि यार बहुत हो गया पानी का डर, अब इस पानी के डर को दूर भगाना है, इस पानी के डर से बाहर निकलना है।
होता क्या था, वो देखते थे अपने चारों तरफ कि उनके जो दोस्त हैं भाई साहब पूल पार्टी कर रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, बोटिंग करने जा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, और वो बेचारा दूर से खड़े होके, जैसा मैंने यहाँ दिखाया, बस देखता था। तो उसने कहा यार बहुत हो गया, अब इनफ इज इनफ, अब टाइम आ गया है, अब मैं भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, ठीक है, और ये जो मेरा डर है पानी से, उससे अब दूर हटना। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। हेल का मतलब होता है चिल्ड्रन नरक, एक होता है नरक, एक होता है स्वर्ग, तो हेल का मतलब है नरक। डगलस का जीवन जो है नरक बन चुका था इस पानी के डर की वजह से। ही सॉ हिज फ्रेंड्स एंजॉयिंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क्स एटसेट्रा। वो देखते थे अपने दोस्तों के कि भाई साहब वो स्विमिंग करने जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, बोटिंग के लिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीड अ चीयरफुल लाइक हिज फ्रेंड्स। वो भी चाहते थे कि वो भी खुशनुमा जीवन बिताएं अपने दोस्तों की तरह। सो डगलस वॉज डिटर्मिंड। अब देखो, सो डगलस वॉज डिटर्मिंड के बाद मैंने पूरा यहीं से उठाया, वॉज डिटर्मिंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं भी अपना ये जो पानी वाला डर है खत्म करूंगा। फॉर दिस ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और इसके लिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कौन होता है? वो टीचर जो आपको स्विमिंग यानी तैरना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो उनका टीचर था यानी कि जो उनको स्विमिंग सिखाता था, उसने डगलस जो कि पानी से इतना डरता था, उसको एक अच्छा स्विमर, तैराक कैसे बनाया? तो सबसे पहले हम इमेजेस से समझेंगे। चिल्ड्रन, हम कोई भी काम करते हैं, आपको याद होगा जब हमने साइकिल चलाना सीखा, तो ये नहीं कि पहले दिन गए और भाई साहब साइकिल चलाना सीख गए, गिरे पड़े। तो पहले जो उनका स्विमर था, पहले उसने बेसिक से शुरुआत किया, बेसिक एक्सरसाइज करवाई, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक रोप से तैयारी करी। मतलब रोप का मतलब है, एक साइड पे इंस्ट्रक्टर खड़ा होता था, उसके हाथ में रोप होती थी और वो बच्चा लाइफ जैकेट के अंदर। फिर जब वो वाला भी उन्होंने क्रॉस कर लिया स्टेज, फिर उन्होंने डीप डाइविंग कैसे करी जाती है, पानी के अंदर ब्रीद इन कैसे करते हैं, ब्रीद आउट कैसे करते हैं, और फाइनली इस तरह से वो 7 महीने में, 6-7 महीने में एक अच्छा डाइवर, एक अच्छा स्विमर बन गया। द इंस्ट्रक्टर वॉज अ स्किल्ड ट्रेनर। जो इंस्ट्रक्टर था वो बहुत स्किल्ड था, मतलब सीखा हुआ था। ही वर्कड ऑन डगलस फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। उसने डगलस पे फ्रॉम द बेसिक लेवल का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से काम किया। फॉर 3 मंथ्स ही टॉट डगलस विद द हेल्प ऑफ लाइफ रोप। और 3 महीने तक तो उसने लाइफ रोप, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इससे सिखाया। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस हाउ टू ब्रीथ अंडर वाटर एंड टैकल फियर। और उन्होंने ये भी सिखाया कि पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथ करते हैं और जो डर आता है उसको टैकल कैसे करते हैं। ग्रेजुअली आफ्टर 7 मंथ्स, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, 7 महीनों के बाद। अब देखो, ये जो मैंने रेड रेड है पूरा क्वेश्चन से उठाया है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। और उसने डगलस को एक अच्छा स्विमर बना दिया। तो 1 देखिए, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप? पेडलर को ये आइडिया कहां से आया कि संसार भी रेड ट्रैप है? पेडलर का मतलब क्या होता है, इस इमेज से समझो। ऐसे लोग जो एक जगह से दूसरी जगह जा जाके अपने सामान को बेचते हैं, उनको पेडलर बोला जाता है। और रेड ट्रैप होता है ये चूहेदानी, जो शायद आपने कभी देखी हो, यूज करी हो। इसमें टुकड़ा वगैरह लगा दिया जाता है रोटी का और चूहा उसमें आके फंस जाता है। तो पेडलर ये सोचता है जिस तरह से एक चूहा रोटी के लालच में आ जाता है और फंस जाता है, उसी तरह से जो आज का इंसान है वो भी कहीं ना कहीं धन दौलत पैसा मकान दुकान के पीछे भागता ही रहता है, और वो भी एक तरह से इस संसार के जाल में फंस जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? वन डे व्हेन द पेडलर वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, एक दिन जब पेडलर रास्ते में जा रहा था, सडनली अ थॉट केम इन हिज माइंड, उसके दिमाग में एक विचार आया, दैट द वे अ रैट गेट्स कॉट इन रेड ट्रैप, जिस तरह से एक चूहा किसमें फंस जाता है, चूहेदानी में फंस जाता है, फॉर द ग्रीड, लालच की वजह से, बेट उस चारे की वजह से। इन द सेम वे पीपल ऑल्सो गेट ट्रैप्ड, उसी तरह से लोग भी ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं इन वर्ल्डली मटीरियलिस्टिक थिंग, संसार की जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि धन दौलत कार मकान दुकान प्लॉट। हैंस दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो रेड ट्रैप, इस तरह से कहा जा सकता है कि ये संसार भी एक चूहे दानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया? और ये सोच के वो बड़ा खुश क्यों हुआ कि ये लोग, जितने भी लोग हैं, वो भी एक तरह से रेड ट्रैप में फंस जाते हैं, जो अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अलग तरह से दूंगा,
चिल्ड्रन याद करो, जब क्लास में हमें केवल अकेले को पनिशमेंट मिले तो बड़ा बुरा लगता है, आंखों में से आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन पूरी क्लास को जब पनिशमेंट मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मन को ये पता रहता है खाली मुझे पनिशमेंट नहीं मिला, सबको मिली है। ठीक है, हंसते रहते हैं बच्चे। तो क्योंकि जो पैडलर था उसे लोग कई बार मारते पीटते थे, उसके साथ बुरा व्यवहार भी करते थे, तो उसको ये सोच के खुशी हो रही थी कि जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा है वो भी एक तरह से चूहेदानी में फंस रहे हैं। कैसी चूहेदानी? संसार की चूहेदानी में। क्योंकि ये संसार उनको क्या दे रहा है? ये संसार उनको धन दौलत मकान दुकान प्लॉट के चक्कर में फंसा रहा है, और इस तरह से ये लोग भी फंस जाएंगे जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया। तो इसको अच्छा लग रहा था ये सोच सोच के। द पेडलर वॉज यूजली मिसट्रीटेड बाई द पीपल। कई बार लोग उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। ही वॉज अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया बिकॉज मैनी पीपल इंक्लूडिंग द वंस। इसलिए वो ये आइडिया, अम्यूज का मतलब अच्छा लगा उसको, खुशी देने वाला था, क्योंकि कई लोगों ने इंक्लूडिंग द वंस हु मिसट्रीटेड हिम वुड आल्सो गेट ट्रैप्ड इन द वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक ट्रैप। क्योंकि वो ये सोच रहा था जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा है, मैं नहीं तो ये संसार उन्हें सजा देगा, और वो भी जिस तरह से एक चूहा चूहेदानी में फंस के रह जाता है, वो भी इस संसार के वर्ल्डली अफेयर्स में फंस के रह जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ग्रीड, उनके लालच की वजह से। क्योंकि हर कोई इंसान जैसे चूहे को रोटी के टुकड़े का लालच होता है और उसमें फंस जाता है, ऐसे ही आज का इंसान मकान दुकान प्लॉट प्रॉपर्टी इनके चक्कर में रह जाता है। Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? सबसे पहले तो पेडलर कौन है? वही जो जगह जगह जाके अपना सामान बेचता था। क्रॉफ्टर कौन है? एक नया कैरेक्टर है जो एक फार्म पे काम करता था और उसकी एक गाय थी। तो क्या पेडलर को लग रहा था कि मुझे इतना मान सम्मान हॉस्पिटैलिटी मिलेगी? तो आंसर बस वन वर्ड का है, नो। द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी होता है चिल्ड्रन जो हम मान सम्मान देते हैं, किसी की खातिरदारी करते हैं, कोई हमारे घर में आता है तो उसको चाय पानी नाश्ता पूछते हैं, वो। Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? जो क्रॉफ्टर है यानी कि जो फार्म पे काम करता था जिसकी गाय थी, वो पेडलर के साथ इतने अच्छे से बातें क्यों कर रहा था और फ्रेंडली क्यों था? तो इमेज से समझो। क्रॉफ्टर जो था अकेला था, उसकी वाइफ भी नहीं थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, तो उसको बड़ा अच्छा लगा, चलो कोई मेरे पास आया है रुकने के लिए, मेरी मदद मांग रहा है, तो उसको उसने बड़े अच्छे से अपने यहाँ रुकवाया और उसको खाने पीने के लिए जो भी उसके पास अवेलेबल था जैसा भी, वो भी दिया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द क्रॉफ्टर यूज्ड टू लिव अलोन। जो क्रॉफ्टर है वो बेचारा अकेला रहता था। ही हैड नो वाइफ, ना तो उसकी पत्नी थी और ना ही बच्चे थे। सो ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। तो उसको लगता था कि चलो वैसे तो मैं रोज अकेला ही रहता हूँ, किसी से बातचीत करने को नहीं मिलती, लेकिन चलो आज एक गेस्ट आ गया तो इसके साथ कम से कम बातचीत करेंगे। सेकेंडली ही वॉज क्वाइट काइंड एंड जेनरस। और दूसरी चीज ये भी है कि वो बेचारा बड़ा काइंड यानी दयालु भी था और जेनरस, दूसरों की हेल्प करने वाला था। चिल्ड्रन, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो मुझे englishbaba.eb इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि आप क्लास 10th में हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश में हिंदी में 20 मार्क्स के, तो हमारे एमसीक्यू चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। एमसीक्यू चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर वहां हो गए। नेक्स्ट, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनोर टू द पेडलर? अब जो क्रॉफ्टर है उसने इस पेडलर को जो उसके घर आके रुका था उसको क्रोनोर, जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ रुपीस चलते हैं, INR है ना पैसे, वहां पे क्रोनोर चलते थे। क्यों दिखाए? क्रॉफ्टर ने पेडलर को ये बताया मेरी जो गाय है वो बहुत अच्छी गाय है, बहुत गाढ़ा दूध देती है, जिसे बेच के मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, और अभी मैं पैसा कलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है। तो वो इसको भरोसा नहीं होता पेडलर को, अरे नहीं कोई दूध से इतना पैसा थोड़ी कमा लेगा। तो उसको भरोसा दिलाने के लिए वो उसको वो नोट दिखाता है 30 क्रोनोर्स, ठीक है, कि देखो भाई ये मैंने दूध बेच के कमाया। द क्रॉफ्टर टोल्ड द पेडलर दैट ही हैड अर्न 30 क्रोनोर बाय सेलिंग द मिल्क ऑफ हिज काउ। ये वाला जो क्रॉफ्टर है ये इस पेडलर को बताता है कि मैंने अपनी गाय का दूध बेच के 30 क्रोनोर कमाए हैं। द पेडलर सीम टू डाउट, पेडलर को लगा रहा है झूठ बोल रहा है, इतने पैसे दूध से तो नहीं कमा पाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रूव हिमसेल्फ, उसको भरोसा दिलाने के लिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए पूरा क्वेश्चन से, ही शोड द 30 क्रोनोर्स टू द पेडलर, वो उसने 30 क्रोनोर्स पेडलर को दिखा दिए। नेक्स्ट, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड
इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जिस तरह से क्रॉफ्टर ने उसको रेस्पेक्ट दिया, उसको अपने घर में ठहरवाया, उस पर भरोसा किया, क्या उसने उस भरोसे को बनाए रखा पेडलर ने? नहीं, पेडलर ने गद्दारी करी, जिसके घर में खाया, जिसके घर में रुका, उसी के घर में पैसे चोरी की। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे नो, बस नो लिख दिया। द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड रिपोज इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर ने उसके उसमें जो कॉन्फिडेंस दिखाया था उसका उसने वो कुछ भी वो नहीं रखा। ठीक है, मान सम्मान नहीं रखा। द पेडलर स्टोल, स्टील की सेकंड फॉर्म है चुराना, क्रॉफ्टर्स मनी एंड रेन अवे। पेडलर ने क्रॉफ्टर का पैसा चुरा लिया, ठीक है, और वहां से भाग गया। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? अब वो जो पेडलर है जिसने चोरी करी थी उसके घर, क्रॉफ्टर के घर, उसको कैसे लगा कि वो अब सचमुच में रैट ट्रैप में फंस गया है? क्योंकि जब वो चोरी के पैसे लेके भाग रहा था, अब उसको ये डर लग रहा था कि अगर मैं रोड से जाऊंगा तो बीच में लोग समझ जाएंगे और पुलिस मिल जाएगी मुझे और मुझे पकड़ लेगी क्योंकि मैंने चोरी करी है। तो अब वो पुलिस से बचने के लिए बीच में जंगल के रास्ते से आ जाता, जंगल में आ जाता, सोचता है मैं जंगल के रास्ते से निकल जाऊंगा, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। अब वो ना बाहर जा पाता, ना कहीं रास्ता मिलता उसको। अब उसे ये रियलाइज होता है कि अगर मैं चोरी ना करता, यानी कि चोरी करके कहीं ना कहीं मैंने चूहे वाला ही काम किया है कि मैं लालच में आ गया और इस लालच में आके अब मैं इस रेड ट्रैप में फंस गया। आफ्टर स्टीलिंग मनी ऑफ क्रॉफ्टर, पेडलर थॉट दैट ही कुड बी इजिली कॉट बाय पुलिस। जब इसने पैसा चुरा लिया, अब इसको लगा कि पुलिस तो मुझे आसानी से पकड़ लेगी और पीपल ऑन हाईवे, या लोग पकड़ लेंगे। सो ही वेंट इन फॉरेस्ट एंड लॉस्ट हिज वे। वो जंगल के रास्ते गया और रास्ता भटक गया। दिस मेड द पेडलर थिंक, यहीं से पेडलर को रियलाइज हो गया कि अब वो पूरी तरह से रेड ट्रैप यानी चूहेदानी में एक तरह से फंस गया है। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him home? जो आयरन मास्टर कौन होता है? जो लोहे का काम करते हैं, लोहार। उसने क्या नाम है, पेडलर को से अच्छे से बात क्यों की और अपने घर इनवाइट क्यों किया? पहले इमेज से समझो। जिस टाइम आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा, रात हो रही थी, ज्यादा उजाला नहीं था, तो आयरन मास्टर को ये लगा कि यार ये तो मेरा पुराना साथी है जिसके साथ मैंने नौकरी करी थी। क्योंकि अंधेरा हो रहा था, वो ठीक से पहचान नहीं पाया, इसलिए उसने अच्छे से बात करी और उससे कहा कि आप मेरे घर रुको। द आयरन मास्टर मिस्टुक द पेडलर एज हिज ओल्ड कलीग। मिस्टुक मतलब उससे गलत फहमी हो गई, उसको लगा ये मेरा पुराना साथी है। सो ही इनवाइटेड हिम होम, इसलिए उसने उसे घर पे इनवाइट किया। वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनविटेशन? अब पेडलर को लगा अगर मैं इसके घर चला गया तो हो कहीं ऐसा ना हो कि वहां पुलिस आ जाए और मुझे पकड़ ले, या इन लोगों यही लोग पुलिस को बुला लें कि इसने चोरी करी है। द पेडलर न्यू दैट ही वेंट टू दैट, यहां आएगा इफ, आई एफ, इफ ही वेंट टू आयरन मास्टर्स होम, अगर वो आयरन मास्टर के घर गया, ही माइट बी कॉट, वो पकड़ा जा सकता है। सो ही डेक्लाइन द इनविटेशन, तो जब वो उसको घर ले जाने की बात कर रहा था वो मना कर देता है, डेक्लाइन कर देता है। नेक्स्ट, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इनविटेशन? अब किस बात से जो पेडलर है जो घर जाने के लिए मना कर देता है वो रेडी हो जाता है? अब आयरन मास्टर अपने घर जाके अपनी बेटी को बताता है कि आज मुझे मेरे पुराने साथी मिले थे, मैंने उनको घर पे बुलाया लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। जब वो लड़की जाती है, वो बहुत सुंदर थी और बहुत दयालु थी, काइंड थी। जब वो रिक्वेस्ट करती है कि सर घर चलिए आप, ऐसा हो, तो वो उसके इनविटेशन को मान लेता है और घर चला जाता है। मिसेस एडला विलियमसन, जो डॉटर है आयरन मास्टर की, assured him that he would be allowed to leave just as freely as he came. वो उससे कहती है कि सर आप चिंता मत करो, आपको कोई नहीं पकड़ेगा, जैसे आप आए थे वैसे ही चले जाना। She requested him to stay with them over Christmas Eve. और क्योंकि क्रिसमस ईव थी, ठीक है, क्रिसमस की शाम थी, तो वो उससे कहती है कि आप हमारे मेहमान हैं और हमारे यहाँ रुके। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस। अब जो पेडलर है वो थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी इन हर एंड एक्सेप्ट हर इनविटेशन, और उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करके उनके घर चला जाता है। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? अब देखो, जब एडला पेडलर की कैप को ऊपर करती है तो वो देखती है कि वो काफी डरा डरा सा है, सहमा सहमा सा है। तो उसको समझ आ जाता है कि डरता तो वो है ना जिसने कोई चोरी करी है, या तो इसने कोई चोरी करी है, ठीक है, और या पुलिस वुलिस इसे ढूंढ रही है, या ये जेल से भाग के आया है।
एज एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हेड, जैसे ही एडला ने उसकी कैप को हटाया, हेड को, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेड, वो अचानक से थोड़ा मतलब हड़बड़ा सा गया, ठीक है, और डर सा गया। फ्रॉम हिज फियर शी थॉट दैट ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग, जिस तरह से वो डरा हुआ था पेडलर, उससे एडला ने अंदाजा लगाया या तो इसने कुछ चुराया है और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, और या फिर ये जेल से भाग के आया है। When did the Iron Master realize his mistake? क्योंकि जब वो मिले थे तो रात हो रही थी, लेकिन अगली सुबह जब उजाला हो जाता है, दिन में जब वो देखता है आयरन मास्टर, तब उसको भरोसा होता है कि जिसको मैं ओल्ड कलीग समझ रहा था वो तो कोई और है। नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर सॉ हिम इन ब्रॉड डे लाइट, अगले दिन जब सुबह की धूप निकल आती है उसमें जब देखता है तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस नाउ, क्योंकि अब तो दिन की रोशनी हो रही है, तो अब तो ऐसा हो नहीं सकता कि अब दोबारा से गलतफहमी हो जाए जैसा कि रात में हो गई थी। देन आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, तब आयरन मास्टर को रियलाइज होता है कि जिसको मैं अपना कलीग समझ रहा था वो कोई और है। हाउ डिड द पेडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी, अब जो आयरन मास्टर है वो गुस्सा हो जाता है कि मैं तुम्हें अपने घर लेके आया, मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और तुमने मुझे बताया नहीं कि, तो जो पेडलर है वो ये जवाब देता है कि सर देखो मैं तो पहले ही मना कर रहा था, आपने मेरे से जोर जबरदस्ती करी, फिर मैं नहीं माना तो आपने अपनी बेटी को भेजा, भाई इसमें मेरी क्या गलती। द पेडलर डिफेंडेड हिमसेल्फ बाय सेइंग दैट ही डिड नॉट से टू टेक हिम एट आयरन मास्टर्स रेजिडेंस, वो कहता है सर मैंने तो कहा नहीं कि मुझे आप अपने घर ले चलो। सेकेंडली ही हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग देयर, और चलो अगर आप मुझे ले भी आए यहाँ पे तो मैंने कुछ आपका चुराया तो है नहीं। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैग्स अगेन एंड गो अवे, और वो कह रहा था सर मैं तो जैसे आया था, जैसे फटे पुराने, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़े जैसे भिखारी लोग पहनते हैं, मैं दोबारा से अपने रैग्स वाले कपड़े पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। Why did Adla still entertain the peddler even after she knew the truth about him? अब एडला को ये पता चल गया था कि ये जो आदमी है मेरे पापा का कोई दोस्त नहीं है, पापा से रात को गलती हो गई थी, फिर भी एडला उसको एंटरटेन क्यों कर रही थी? क्योंकि चिल्ड्रन जब फेस्टिवल का दिन होता है उस दिन हम दूसरों को मान सम्मान देते हैं, उनकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते। पूरा क्वेश्चन में से एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम बिकॉज इट वॉज क्रिसमस ईव, क्योंकि क्रिसमस की शाम थी, एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू हर्ट पुअर मैन फीलिंग्स, वो उस गरीब आदमी की फीलिंग्स को इतने स्पेशल डे पे हर्ट नहीं करना चाहती थी। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोल्यूट, चैप्टर में राजकुमार शुक्ला को रिजोल्यूट क्यों कहा गया है? रिजोल्यूट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो करने का सोच लेता है, ठान लेता है, वो करके रहता है चाहे कितनी भी मुसीबतें आए। तो चिल्ड्रन हो क्या रहा था कि राजकुमार शुक्ला के गांव में अंग्रेज जो है गरीब किसानों को बहुत परेशान कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे इंडिगो उगवा रहे थे। तो इसी सोच के चलते उसने सोचा कि महात्मा गांधी जी जो कि उस टाइम के बड़े लीडर थे, अगर वो हमारे गांव आ जाएं तो भैया हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन से, राजकुमार शुक्ला इज डिस्क्राइब्ड एज रिजोल्यूट बिकॉज ही डिड एवरीथिंग टू परसुएड गांधी जी टू कम टू हिज विलेज, उसने हर वो चीज करी कि कैसे भी, भाई देखो अब मैं कहूं कि भैया मैं चाहता हूं कि शाहरुख खान या कोई बड़ा नेता मेरे शहर में आ जाए, तो ऐसी थोड़ी आ जाएगा, मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। तो उसने हर चीज करी कि गांधी जी को कैसे भी परसुएड का मतलब होता है अपनी बात मनवाना कि सर मेरे यहाँ मेरे गांव आओ। ही अकम्पनीड गांधी जी एवरीवेयर, अकम्पनीड का मतलब होता है जहां भी गांधी जी जाते थे वो वहीं जाता था उनके साथ। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स, राजकुमार शुक्ला के कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स की वजह से ही गांधी जी अग्रीड, गांधी जी तैयार हो गए टू विजिट हिज विलेज, यानी कि इसीलिए उसको रिजोल्यूट कहा गया कि इतने बड़े नेता को भी वो अपने गांव में ले आया। वाई डू यू थिंक द सर्वेंट्स थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, जब चंपारण वो पहुंचे शुक्ला के साथ, तो जब वो जो वहां के लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे तो उनके नौकरों को लगा कि जो इसके साथ राजकुमार शुक्ला के साथ जो आदमी आया है, ठीक है, लॉयर साहब से मिलने, राजेंद्र प्रसाद से मिलने, वो भी कोई दूसरा गरीब किसान है इसी की तरह। तो ऐसा उन नौकरों को इसलिए लगा क्योंकि गांधी जी कोई शो ऑफ तो करते नहीं थे, ऐसा तो है नहीं भाई कोट पैंट टाई वाई लगा के गए हों और अपने साथ गाड़ी वाड़ी लेके गए हों जैसे आज की डेट में लोग शोबाजी करते हैं।
उन्होंने तो बिल्कुल सिंपल सा धोती कुर्ता पहना हुआ था और इसके साथ गए थे, तो उनको यही लगा कि ये कोई मामूली आदमी है। तो आंसर लिखेंगे राजकुमार शुक्ला वॉज अ पीजेंट। राजकुमार शुक्ला एक छोटा किसान था। व्हेन गांधी जी रीच राजेंद्र प्रसाद होम, जब गांधी जी राजेंद्र प्रसाद के घर पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद कौन थे? लॉयर थे। ही वॉज वेयरिंग सिंपल धोती, उन्होंने सिंपल धोती कुर्ता पहना हुआ था। सो द सर्वेंट्स थॉट, इसलिए सर्वेंट्स को लगा दैट गांधी जी वॉज ऑल्सो अ पुअर पीजेंट, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद से मिलने किसान विसान आते रहते थे, तो उनको लगा कि यार ये भी कोई गरीब किसान ही होगा। List the places that Gandhi ji visited between his first meeting with Shukla and his arrival at चंपारण। क्वेश्चन पूछ रहा है जब पहली बार जो शुक्ला है वो किससे मिला? गांधी जी से, और फिर फाइनली वो चंपारण गए। इस मीटिंग में और चंपारण जाने से पहले गांधी जी कहां कहां गए थे, किन किन जगहों को उन्होंने विजिट किया था? गांधी जी विजिटेड कानपुर हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, अहमदाबाद में जो उनका आश्रम था वहां गए थे। पटना गए थे, मुजफ्फरपुर गए थे एंड कलकत्ता गए थे बिफोर अराइविंग टू चंपारण। चंपारण आने से पहले उन्होंने ये जगह कवर करी थी। What did the peasants pay the British landlord as rent? जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उनको गरीब किसान रेंट में, यानी कि एक तरह से एज अ टैक्स वो क्या देते थे? उनको इंडिगो दे देते थे। ये जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे बड़े चालाक थे, इनको पता था इनसे इंडिगो यानी कि नील उगवाएंगे और उसको जर्मनी में एक्सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जर्मनी में उस टाइम इंडिगो की बहुत डिमांड थी। What did the British now want instead and why? लेकिन जब जर्मनी ने अपना खुद का इंडिगो ग्रो कर लिया, मतलब सिंथेटिक इंडिगो बना लिया, तो जर्मनी ने वो लेना बंद कर दिया। तो अब ये जो इंडिगो उगवा रहे थे ये इनके किसी काम का नहीं था, तो अब इन्होंने कहा कि अब हमें इंडिगो नहीं चाहिए, अब तो तुम हमें पैसे दो। What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? चिल्ड्रन, जब सिंथेटिक इंडिगो आ गई, आर्टिफिशियल इंडिगो मार्केट में जर्मनी में, तो नेचुरल जो इंडिगो थी जो इंडिया में उग रही थी उसके दाम क्या हो गए? कम हो गए। भाई जब कोई चीज ऑलरेडी अवेलेबल है ज्यादा अमाउंट में तो उसके दाम हमेशा नीचे हो जाते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डिड द पीजेंट्स पे? द पीजेंट्स पेड द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड इंडिगो एज रेंट, इंडिगो देते थे। पहला क्वेश्चन। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट? अब वो क्या चाहते थे? नाउ जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि जर्मनी ने अपना खुद का सिंथेटिक इंडिगो अब बना लिया था। सो द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड वांटेड मनी एज कंपनसेशन, अब उन्होंने कहा ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने अब हमें तुमसे इंडिगो नहीं चाहिए रेंट में, अब तो हमें पैसे दो। अब क्या हुआ जब सिंथेटिक इंडिगो बन गया? सिंथेटिक इंडिगो बनने से ये हुआ कि जो नेचुरल इंडिगो है उसके प्राइस कम हो गए। द प्राइसेस ऑफ नेचुरल इंडिगो वुड गो डाउन ड्यू टू द सिंथेटिक इंडिगो, क्योंकि जब सिंथेटिक इंडिगो बन गया था तो अब प्राइस जो है इसके नेचुरल इंडिगो के बहुत कम हो गए। गाइज अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। इंग्लिश बाबा सॉरी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के आएंगे। क्लास 12th बोर्ड है, आप इंग्लिश बाबा का जो नया एमसीक्यू चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ आपको हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के एमसीक्यू मिल जाएंगे। नेक्स्ट, द इवेंट्स इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इलस्ट्रेट गांधी जी मेथड ऑफ वर्किंग। इस चैप्टर में गांधी जी के काम करने का तरीका बताया गया है। कैन यू आइडेंटिफाई सम इंस्टेंसेस ऑफ हिज मेथड एंड लिंक देम टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह? क्या आप बता सकते हो उनको काम करने के कुछ तरीके क्या थे, कुछ एग्जांपल्स सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के थ्रू? हाँ, गांधी जी ये वाली बात कहते थे कि हम मुझे भारत को आजादी तो दिलानी है लेकिन मुझे अंग्रेजों से लड़ना नहीं है, मुझे खून नहीं बहाना, मुझे किसी को गाली नहीं देनी। हम अंग्रेजों को उनके रूल्स को डिफाई करके, है ना, आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस उन्होंने चलाया था, सत्याग्रह उन्होंने चलाया था, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे गांधी जी ऑलवेज फॉट फॉर पुअर एंड देयर राइट्स। गांधी जी ने हमेशा लड़ाई लड़ी गरीबों के लिए और उनके अधिकारों के लिए। एट वन साइड ही वॉज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स येट ही नेवर इन्वॉल्व इन वायलेंस। हालांकि वो ब्रिटिशर्स को भगाना चाहते थे, उनके खिलाफ थे, लेकिन कभी भी उन्होंने मतलब गोली बारूद ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन थिंग्स, उन्होंने कहा विदेशी चीजों को बॉयकॉट करो, मतलब जो भारत में बन रहा है वही पहनो वही खाओ। दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह वर सम ऑफ द इंस्टेंसेस अ पूरा लिंक टू हिज आइडियाज ऑफ सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है,
Why did Gandhi ji agree to settlement of 25% refund to the farmers? गांधी जी इस बात के लिए अग्री क्यों हो गए कि 50-25% जो पैसा वापस मिल रहा है या रिफंड मिल रहा है उसी के लिए वो उन्होंने मतलब यस क्यों बोल दिया उन्होंने? हुआ ये था कि जब इंडिको, पहले तो वो इंडिको लेते थे रेंट में, लेकिन जब जर्मनी ने अपना खुद का इंडिको बना लिया तो अब वो पैसा मांगने लगे। इस चीज का विरोध किया किसानों ने। जब गांधी जी आए तो गांधी जी के सपोर्ट से किसानों को उनके राइट्स वापस मिलने लगे। तो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने कहा हम 25% पैसा वापस कर देंगे। तो किसानों ने कहा नहीं, हमें तो पूरा पैसा चाहिए। तब गांधी जी ने किसानों से कहा कि बेटा खाली बात पैसों की नहीं है, बात है असली कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिल रहे हैं वापस, तुम्हें तुम्हारा स्वाभिमान, तुम्हारे अधिकार मिल रहे हैं। तो इसलिए गांधी जी 25% वाली डील के लिए रेडी हो गए। आंसर लिखेंगे, फॉर गांधी जी इट वॉज नॉट अबाउट द मनी बट फॉर राइट्स एंड प्रेस्टिज ऑफ पीजेंट्स। गांधी जी के लिए खाली पैसा मायने नहीं रखता था, मायने क्या रखता था? जो किसान थे गरीब, उनके अधिकार और उनकी इज्जत। सो ही अग्रीड टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। पूरा क्वेश्चन में से हाउ डिड द, यहां आएगा चंपारण। चंपारण, चंपारण का एपिसोड ने चेंज कैसे कर दिया प्लाइट ऑफ द पीजेंट्स? क्योंकि चंपारण में जो किसान है बड़े परेशान हो रहे थे और उनपे तरह तरह के अत्याचार हो रहे थे, जोर जबरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाते थे। लेकिन जब शुक्ला के कहने पे महात्मा गांधी जी गांव में पहुंचे, चंपारण पहुंचे, तब उन्होंने उनको लीड किया, वहां के वकीलों से बात करी, राजेंद्र प्रसाद से मिले और तब जाके उनको अधिकार वापस मिल गए। द पीजेंट्स टाइम एंड मनी वर सेव्ड व्हिच दे वर स्पेंडिंग ऑन लॉयर्स टू फाइट देयर केस। अब देखो खराब चीज क्या हो रही थी, भारत के ही वकील भारत के ही लोगों का केस लड़ रहे थे, लेकिन उससे हाई फीस ले रहे थे, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे थे। गांधी जी ने उन्हें समझाया यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम अपने देश के लोगों का केस लड़ रहे हो और उन्हीं से इतनी फीस लड़ रहे हो। आफ्टर सम इयर्स दे गॉट देयर लैंड्स बैक, और कुछ टाइम बाद उनको उनकी जमीन भी वापस मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, और वो जो जोर जबरदस्ती उनसे इंडिगो उगवाते थे वो भी सिस्टम खत्म हो गया। तो इस तरह से किसानों को बड़ा फायदा हुआ गांधी जी के आने से। Why do you think गांधी जी considered the चंपारण episode to be a turning point in his life? गांधी जी के लिए भी खाली पीजेंट्स को फायदा नहीं हुआ, गांधी जी को भी बहुत फायदा हुआ। हुआ ये, जब गांधी जी वहां पहुंचे तो उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना लंबा चौड़ा सपोर्ट मिलेगा, मुझे हजारों लाखों किसान जो है मेरे साथ जुड़ जाएंगे और मेरे पीछे चलेंगे। तो उससे वो चंपारण में तो फेमस हुए ही हुए, गांधी जी पूरे के पूरे इंडिया में और देश भर में बड़े फेमस हो गए। When Gandhiji reached Champaran, he had no idea that he would get such massive support from thousands of peasants. भाई जब वो शुक्ला जी के कहने पे चंपारण पहुंचे तब उन्हें इतनी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इतना जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा सारे किसानों का, विच मेड हिम फेमस थ्रू आउट द कंट्री, जिससे गांधी जी पूरे देश भर में फेमस हो गए। देयरफॉर गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड, पूरा का पूरा क्वेश्चन में से उन्होंने उसको टर्निंग पॉइंट माना। हाउ वॉज गांधी जी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स गिवन? भाई जब वो चंपारण पहुंचे तो उन्होंने लॉयर से बात करी, वकीलों से, उनको समझाया कि यार तुम भारत के होते हुए भारत के ही छोटे छोटे वकीलों से इतना पैसा ले रहे हो, जिससे उनकी भी आत्मा जगी। और उन्होंने उनसे एक बात कही, ये बताओ आज तो इनका साथ मैं दे रहा हूं, कल को मैं जेल चला गया तो क्या होगा, तो कौन इनके लिए लड़ेगा? गांधी जी asked a simple question from the Indian lawyers who were taking high fees from the poor peasant. गांधी जी ने एक छोटा सा सवाल पूछा उन वकीलों से जो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे गरीब किसानों से। What will they do if he goes in jail? कि अगर भाई मुझे जेल डाल दिया, इन्होंने जेल में डाल दिया, तब तुम क्या करोगे? This thing inspired lawyers and they came together with गांधी जी। इस चीज से वो बड़ा प्रभावित हुए और वो गांधी जी के साथ आ गए इन फेवर ऑफ पुअर पीजेंट्स। उन्होंने कहा कि अब हम पुअर पीजेंट्स का केस खुद लड़ेंगे। What was the attitude of average Indian in smaller localities towards advocates of home rule? चिल्ड्रन, जो एवरेज इंडियन था यानी कि जो आम आदमी था उस टाइम पे होम रूल लाना चाहते थे, है ना, क्रांतिकारी और बड़े बड़े नेता। होम रूल मतलब स्वराज के, अंग्रेजों अब तुम बाहर जाओ, मतलब जाओ अपने घर, निकलो यहां से, भारत को छोड़ो। लेकिन जो छोटा एवरेज इंडियन था उसका क्या एटीट्यूड था? उसको कहीं ना कहीं इस बात का डर था, क्योंकि अंग्रेज बड़े चालाक थे, इन्होंने डर बिठा रखा था कि जो भी हमारे खिलाफ आवाज उठाएगा उस पर क्या करेंगे, उसे जोर जबरदस्ती जेल में डाल देंगे। In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. जो भी नेता होम रूल की बात करता था उसके
सब चाहते तो थे सब, लेकिन उसके सपोर्ट में नहीं आ सकते थे खुल के। क्यों? बिकॉज दे वर अफ्रेड दैट ब्रिटिशर्स वुड सेंड देम इन जेल। क्योंकि उनको लगता था अगर हम इसको समर्थन देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमें ब्रिटिशर्स जेल में डाल दें। हाउ डू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट? चिल्ड्रन, वो बात अलग है कि हम ये सुनते हैं कि हमें महात्मा गांधी जी ने आजादी दिलाई, जवाहरलाल नेहरू ने आजादी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अगर आम आदमी, अगर पूरा भारत के लोग, किसान, हर जाति वर्ग का, हर धर्म वर्ग का लोग गांधी जी के साथ ना जुड़ता तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिलती। आंसर लिखेंगे, there is no doubt that Gandhi ji would not get success in his mission if he did not get help from ordinary people of India। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर गांधी जी को हर वर्ग से सपोर्ट ना मिलता, हजारों लाखों किसान उनके पीछे ना चलते, तो गांधी जी को सफलता नहीं मिलती। Whenever गांधी जी was in trouble, जब भी गांधी जी थोड़ी मुसीबत में होते थे, a large number of people gathered there to support him। मान के चलो 10-20 पुलिस वाले पकड़ने आए और यहाँ पे 10,000 लोग गांधी जी के सपोर्ट में खड़े हो जाए, तो भाई सबको डर लगेगा कि यार 10,000 आदमी खड़ा हुआ है इसके सपोर्ट में, तो भाई थोड़ा बच के रहें। देखिए, व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फायरी मिजरी? राइटर जब ये कहता है फायरी मिजरी, उससे क्या मतलब है? ऑफ दो सब्जेक्टेड टू मेकअप, जो भी मेकअप के लिए आते थे। चिल्ड्रन, इमेज से समझो। आपने कई बार सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम वगैरह पे भी देखा होगा, जब मेकअप के लिए आते हैं तो मिरर के आसपास बहुत सारा लाइट्स लगी रहती हैं। तो उस टाइम पे तो ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि एसी वगैरह हर रूम में लगे हों, तो जो भी मिरर के सामने बैठता था मेकअप के लिए, उसके मुंह पे खूब सारी लाइट पड़ती थी जिससे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी, इसलिए उसको कहा है फायरी मिजरी। तो आंसर में लिखा जाएगा, इन द मेकअप रूम देयर यूज्ड टू बी लॉट्स ऑफ लाइट्स। मेकअप रूम में बहुत सारी लाइट्स होती थी, विच प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट, जिससे बहुत गर्मी निकलती थी, विच ट्रबल द एक्टर्स इन द मेकअप रूम, जिससे काफी परेशानी होती थी उन एक्टर्स को जो मेकअप रूम में होते थे। What is the example of national integration that authors refers to? जब ऑथर एग्जाम्पल दे रहे हैं नेशनल इंटीग्रेशन का, उसका क्या मतलब है? जेमिनाई स्टूडियो में अलग अलग धर्म के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे, अलग अलग रीजन से आए हुए थे, लेकिन सब लोग बड़ा मिलजुल कर रहते थे, प्यार से रहते थे, इसीलिए ऑथर ने कहा है नेशनल इंटीग्रेशन। आंसर देंगे, पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड रिलीजन्स यूज्ड टू वर्क इन सेम डिपार्टमेंट, मतलब अलग अलग जगह से और अलग अलग धर्मों के लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, विदाउट एनी कंफ्लिक्ट, बिना किसी लड़ाई झगड़े के। दैट इज वाई ऑथर कॉल्स इट नेशनल इंटीग्रेशन, इसीलिए ऑथर इसको क्या कहते हैं? नेशनल इंटीग्रेशन कहते हैं। What work did the office boy do in the Gemini studio? Gemini studio में ऑफिस बॉय क्या करता था? मेकअप करता था, है ना, दूसरे लोगों का, जो आर्टिस्ट होते थे, एक्टर्स होते थे, एक्ट्रेस होते थे, उनका मेकअप। Why did he join the studios? उसने स्टूडियो ज्वाइन क्यों किया था? Why was he disappointed? उसने स्टूडियो ज्वाइन ये किया था कि ठीक है चलो मैं मेकअप बॉय से स्टार्ट करूंगा, आगे चल के बड़ा डायरेक्टर बन जाऊंगा, कुछ बड़ा डेजिग्नेशन मिल जाएगा, लेकिन वो डिसअपॉइंटेड इसलिए था क्योंकि वो मेकअप बॉय ही लगा और मेकअप ही बॉय ही बन के वहां पर रह गया, मतलब उसका कुछ भी प्रमोशन नहीं हुआ। तो आंसर लिखेंगे, द मेकअप बॉय यूज टू अप्लाई मेकअप ऑन द फेसेस ऑफ द एक्टर्स फॉर शूटिंग। मेकअप बॉय क्या करता था? वो जो भी एक्टर एक्ट्रेस होते थे उनको मेकअप अप्लाई करता था। ही हैड जॉइंड द स्टूडियोज इन द होप दैट ही वुड बिकम अ बिग स्टार वन डे। उसने इस उम्मीद से जो स्टूडियो को ज्वाइन किया था कि एक दिन मैं भी बड़ा स्टार बनूंगा। He was disappointed because he never became a big star। वो इसलिए डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो मेकअप बॉय ही बना रहा, कभी भी वो बड़ा स्टार नहीं बन पाया। गाइस, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार एक लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियोज? ऑथर के लिए लोग ये क्यों मानते थे कि वो कुछ नहीं करता? क्योंकि ऑथर का काम था न्यूज़पेपर और मैगजीन से जो इंपॉर्टेंट कटिंग्स होती थी उनको काटना और उनको फाइल में लगाना। ठीक है, तो लोगों को लगता था यार ये कोई जरूरी काम थोड़ी है, उस काम को लोग काम ही नहीं समझते थे। तो आंसर लिखेंगे, द ऑथर्स ड्यूटी वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ऑथर की ड्यूटी थी जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हेडलाइंस होती हैं, वो निकालना और उनको फाइल में पाइल अप करना। अदर पीपल इन द स्टूडियोज डिड नॉट कंसिडर दिस वर्क मच इंपॉर्टेंट। दूसरे लोगों को लगता था कि ये जो काम है ये कोई खास इंपॉर्टेंट तो है नहीं।
Therefore the author appeared to be doing nothing in the studios. पूरा क्वेश्चन से, इसलिए लोगों को लगता था कि इस ऑथर का तो कोई काम ही नहीं है. Why was the office boy frustrated? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ऑफिस बॉय इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहता था क्योंकि वो मेकअप बॉय की तरह लगा था और जिंदगी भर वही करता रहा. उसका सपना था कि किसी दिन मैं बड़ा स्टार बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. The office boy had joined the studios in the hope that he would become a big star one day. उसने इस उम्मीद में ज्वाइन किया था कि एक दिन वो बड़ा स्टार बनेगा. He was disappointed because he never became a big star. लेकिन वो बड़ा मायूस हो गया ये सुन के या जान के कि वो कभी बड़ा स्टार नहीं बन पाया. अब इसमें एक क्वेश्चन और है. Who did he show his anger upon? उसने अपना गुस्सा किसे दिखाया? He showed his anger on कोटमंगलम सुब्बू. कोटमंगलम सुब्बू को उसने अपना गुस्सा दिखाया. Who was सुब्बू's प्रिंसिपल? सुब्बू के प्रिंसिपल कौन थे? मिस्टर एस वासम. सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मेनी साइडेड जीनियस. सुब्बू को जीनियस कहा गया है, क्यों और क्या है उसकी स्पेशल एबिलिटीज? हिज 4 स्पेशल एबिलिटीज वर. नंबर 1, ही वाज चीयरफुल एट ऑल टाइम्स. हमेशा वो खुश रहता था सुब्बू. नंबर 2, ही वाज अ हेल्पिंग हैंड फॉर एवरीवन इन द स्टूडियो. स्टूडियो में किसी को भी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती थी वो हमेशा रेडी रहता था. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. और जब एक्टिंग की बात है तो वो एक्टर भी बहुत अच्छा था. ही हैड ए लविंग नेचर. और बड़ा प्यारा नेचर था उसका. Why was the legal advisor referred as the opposite by others? Legal advisor किसको कहते हैं? लॉयर को कहते हैं. उसको सब लोग अपोजिट क्यों मानते थे? The career of a young actress had come to an end because of the legal advisor. एक लड़की आई होगी जो एक्ट्रेस होगी, उसका बड़ी यंग एज में ही जो करियर है वो खत्म हो गया. उसने कोई गलती कर दी होगी जिसपे एक्शन ले लिया होगा उस लीगल एडवाइजर ने, यानी कि उस वकील ने. Therefore he was referred as the opposite by others. इसीलिए सब लोग उसको अपोजिट कहते थे. What made the lawyer stand out from the others at the Gemini studio? जो लॉयर है वो दूसरे लोगों से अलग क्यों लगता था पूरे जेमिनाई स्टूडियो में? क्योंकि लॉयर जो लीगल एडवाइजर है वो ही एक अकेला पर्सन ऐसा था जो कोट पैंट पहनता था, सूट बूट टाई वाई पहनता था, और सब लोग धोती कुर्ता पहनते थे. आंसर लिखेंगे. एवरीवन वोर धोती कुर्ता while the lawyer wore पैंट शर्ट टाई एंड कोट. हर कोई किसमें रहता था? हर कोई तो धोती कुर्ता पहनता था, लेकिन लॉयर ही अकेला ऐसा था जो सूट बूट टाई कोट वगैरह पहनता था. दिस मेड द लॉयर पूरा स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स एट द जेमिनाई स्टूडियोज. पूरा का पूरा क्वेश्चन से. डिड द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो हैव एनी पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन? क्या जो लोग काम करते थे जेमिनाई स्टूडियो में, क्या उनका पॉलिटिकली कोई पर्टिकुलर पार्टी से किसी संबंध था? तो आंसर है नहीं. ऐसा तो नहीं था कि वो बीजेपी के हों, कि कांग्रेस के हों, कि आम आदमी पार्टी के हों, कि उसके हों. लेकिन हाँ, वो सब गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे और यही रीजन है कि वो धोती कुर्ता भी पहनते थे. द पीपल एट जेमिनाई स्टूडियो हैड नो पर्टिकुलर पॉलिटिकल एफिलिएशन. ऐसा तो कुछ नहीं था कि उनको किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में कोई इंटरेस्ट हो. दे वर ओनली फॉलोअर ऑफ गांधी जी एंड वोर खादी. वो केवल गांधी जी के फॉलोअर थे और इसीलिए वो खादी पहनते थे. Why was the moral rearment आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो? जब मॉरल रेयरमेंट आर्मी आई तो उसका स्वागत क्यों हुआ? स्वागत इसलिए हुआ क्योंकि जो जेमिनाई स्टूडियो के लोग थे और मॉरल रेयरमेंट आर्मी के जो लोग थे दोनों ही एंटी कम्युनिस्ट थे. तो पूरा क्वेश्चन में से द मॉरल रेयरमेंट आर्मी was welcomed at the studio because the moral rearment army and the people in the studios both were anti communist. यानी कि दोनों की ही जो बिलीफ थे वो सेम थे. होता है ना, मान के चलो मैंने कोई गुरुजी बना रखे हैं, मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मुझे एक दूसरी बर्थ में एक सामने मिले, वो कहे मेरे भी यही गुरुजी, तो कहीं ना कहीं हम दोनों में एक अफेक्शन हो जाएगा कि अच्छा आपके भी वही गुरुजी, हमारे भी वही, आपके भी यही विचार, हमारे भी यही विचार. Name one example to show that Gemini Studio was influenced by the plays staged by MRA. एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ जिससे पता चले कि जेमिनाई स्टूडियो के जो लोग थे वो बड़े प्रभावित थे कौन से प्लेस से? एमआरए के प्लेस से. इसको इमेज से समझो. चिल्ड्रन, जैसे एक मूवी आई थी फॉरेस्ट गम, ठीक है, ये हॉलीवुड की मूवी है. इसी मूवी से इन्फ्लुएंस होकर प्रभावित होकर इंडिया में बॉलीवुड में एक पिक्चर बनाई आमिर खान ने, लाल सिंह चड्ढा. ऐसे ही एमआरए स्टूडियो में जो एमआरए था, ठीक है, इसमें जिस तरह से सनसेट दिखाया जाता था, सनराइज दिखाया जाता था, जेमिनी स्टूडियो वालों ने वो ही चीज को कॉपी पेस्ट किया. आंसर लिखेंगे.
जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्लेस स्टेज बाय एमआरए, पूरा क्वेश्चन से ही, बिकॉज फॉर अ फ्यू ईयर्स, कई सालों से, ऑल तमिल प्लेस फीचर्ड अ सनराइज एंड सनसेट, जितने भी तमिल प्लेस होते थे उनमें जो सनराइज दिखाया जाता था, सूरज का उगना और सूरज का डूबना सिनेरियो, इन द स्टाइल ऑफ जोथम वैली, पूरी तरह से वो जोथम वैली यानी कि जो एमआरए के प्लेस थे उसी स्टाइल पे दिखाया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो जेमिनी स्टूडियो वाले लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे एमआरए से। हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था? मिस्टर एस एस वासन। What caused the lack of communication between the Englishman and the people at Gemini Studio? जब एक अंग्रेज जेमिनी स्टूडियो आया तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन क्यों रहा? क्योंकि अंग्रेज तो इंग्लिश बोल रहा था, जो भी बात करनी थी इंग्लिश में बोल रहा था, और यहाँ के लोग इंग्लिश जानते नहीं थे। ये तो क्या बोलते थे, ये ज्यादातर तमिल बोलते थे, तो इसीलिए किसी को कुछ समझ नहीं आया। मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेमिनी स्टूडियो स्पोक तमिल, ज्यादातर लोग जो थे जेमिनी स्टूडियो में तमिल बोलते थे। एंड द इंग्लिशमैन स्पोक ओनली इंग्लिश, और वो जो अंग्रेज आया वो केवल इंग्लिश बोल रहा था। दिस कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल एट जेमिनी स्टूडियो, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक क्वेश्चन से ही लिखना है। Why is the Englishman's visit referred to as unexplained mystery? जब वो अंग्रेज जेमिनी स्टूडियो में आया, क्योंकि उनको समझ में तो आया ही नहीं, तो किसी को यही नहीं समझ आया कि यह आया क्यों था, इसका पर्पस क्या था विजिट करने का। उसका रीजन इसलिए है क्योंकि उसने इंग्लिश बोली, जब इंग्लिश बोली इनके कुछ पल्ले पड़े नहीं, तो किसी को यही समझ में नहीं आया, तो वो एक मिस्ट्री बना रहा उसका आने का रीजन। द इंग्लिशमैन्स विजिट रेफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बिकॉज ही गेव स्पीच इन इंग्लिश, क्योंकि उसने स्पीच जो दिया वो इंग्लिश में दिया, एंड नो वन अंडरस्टूड इट, किसी को वो समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। Who was the English visitor to the studio? जो आया था अंग्रेज, उसका नाम क्या था? स्टीफन स्पेंडर। एन इंग्लिशमैन was the English visitor to the studio. How did author discover who the English visitor to the studio was? ऑथर को कब पता चला, कैसे पता चला कि जो इंग्लिश विजिटर आया था स्टूडियो में वो कौन था? ऑथर वेंट टू ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, एक बार ऑथर ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में गया, एंड देयर ही केम टू नो, वहां उसको पता चला, द इंग्लिश विजिटर हु केम इन स्टूडियो, जो अंग्रेज जेमिनी स्टूडियो में आया था उसका नाम है स्टीफन स्पेंडर। What does the God that failed refers to? ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। द गॉड दैट फेल्ड, एक ऐसा भगवान जो फेल हो गया। द गॉड दैट फेल्ड वॉज अ ग्रुप ऑफ 6 एसेज, मतलब 1 2 3 4 5 6 एसेज लिखे गए, रिटन बाय 6 डिफरेंट राइटर्स, जिनको अलग अलग 6 अलग अलग राइटर्स ने लिखा। इन दीज essay all the respective writers wrote about their journey into communism and their return. इन सब ने ये बताया था किस तरह से ये कम्युनिज्म में फॉलो करने लगे और किस तरह से कम्युनिज्म से वहां से वापस आ गए, मतलब बाद में इनका फेथ बदल गया और ये एंटी कम्युनिस्ट बन गए। वन है, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? इंटरव्यूज के कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव चीजें क्या है? चिल्ड्रन, हो सकता है आपने कुछ शोज देखे हो या सुने हो, जैसे कॉफी विद करण है, आपकी अदालत है, आजकल तो पॉडकास्ट भी होने लगे हैं जिसमें अलग अलग सेलिब्रिटीज आते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो होस्ट होता है वो उनसे बातें करता है ना। तो हमें भाई, अब जैसे सलमान खान है, वो आपकी अदालत में आया, तो वो मेरे से डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकता ना, तो लेकिन फिर भी हमें उनके बारे में चीजें पता चल जाती, मतलब उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो आंसर लिखेंगे, इंटरव्यूज आर यूजफुल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो एक तरह से उनसे डायरेक्टली बात किए बिना ही हमारा उनके थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता है, हमें पता चल जाती है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं। नंबर 2, द रियल ट्रूथ कम्स आउट इन इंटरव्यू, क्योंकि कई बार जो मीडिया छाप देती है इधर उधर, लेकिन जब हम डायरेक्ट उस आदमी के मुंह से बातें सुनते हैं जिसका वो जो भी एक्सपीरियंस रहा हो, तो हमें अल्टीमेट ट्रूथ या सच्चाई जो है पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डेस्पाइज बीइंग इंटरव्यू? डेस्पाइज का मतलब होता है नफरत करना। ज्यादातर जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी राइटर्स हैं उनको अपना इंटरव्यू करवाना बुरा क्यों लगता है, खराब क्यों लगता है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो प्राइवेसी है वो कहीं ना कहीं मतलब डिस्टर्ब हो रही है। तो आंसर लिखेंगे पूरा क्वेश्चन में से, मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स despise being interviewed, पूरा क्वेश्चन से लिखा, बिकॉज
दे फील दैट इंटरव्यूज इंटरफेयर इन देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनको ऐसा लगता है इंटरव्यू देने के बाद कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल लाइफ में खलल पड़ रहा है. सम ऑफ देम ऑल्सो फील दैट इट डिफेम्स देयर इमेज, और कुछ को तो ऐसा भी लगता है कि इससे उनकी इमेज खराब होती है. जैसे आजकल आपने देखा होगा मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू दिया आपकी अदालत में, तब से ही उनको काफी गाली पड़ रही है, मतलब समझ रहे हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is the belief in some primitive cultures about being photographed? Primitive मतलब पुरानी. कुछ पुरानी कल्चर्स में क्या माना जाता है कि अगर आपने अपना फोटो खिंचवाया है या किसी से, कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है पुराने कल्चर में, अगर किसी ने आपका फोटो कैप्चर किया है किसी कैमरा से किसी मोबाइल से, तो वो केवल आपका फोटो ही कैप्चर नहीं हुआ, उसने पूरी की पूरी आपकी आत्मा को कैप्चर कर लिया. आंसर लिखेंगे इन मैनी प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव, ऐसा बिलीव किया जाता है दैट इफ यू आर बीइंग, सॉरी यहां आएगा इफ यू आर बीइंग फोटोग्राफ, अगर आपका फोटोग्राफ लिया जा रहा है, योर सोल इज बीइंग स्टोलन, कहीं ना कहीं आपकी आत्मा तक को कैप्चर कर लिया जा रहा है, आपकी आत्मा को भी चुरा लिया जा रहा है. वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? कुछ लोग तो ये मानते हैं कि भाई साहब इंटरव्यू देना मतलब दम घुटने के बराबर है. तो थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप, विंड पाइप क्या होता है आपने क्लास 7th 8th में पढ़ा होगा. विंड पाइप है ना, यहां से एयर वगैरह ट्रेवल करती है जिससे आप सांस ले पाते हो. कुछ लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से हमारा जब विंड पाइप बंद हो जाता है तो हमें सांस नहीं आता, तो इंटरव्यू देने वाला कभी कभी इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है कि उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा दम घोट रहा है, मतलब इतना ज्यादा बुरा लगता है. आंसर लिखेंगे द मीनिंग ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज दैट, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया थंबप्रिंट्स ऑन हिज फुट, इसका मीनिंग है इंटरव्यूज मेक द पर्सन सो मच टेंस्ड. कभी कभी जिस पर्सन का इंटरव्यू चल रहा है वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, इतना टेंस हो जाता है समटाइम्स, दैट ही और शी फील्स लाइक बीइंग चोक्ड, कि उसको ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला दबा रहा है, भाई मेरे सांस ही नहीं आ रही. गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है. 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो. 1 2 3. आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है. थैंक यू गाइस. Who in today's world is our chief source of information about personalities? जो सेलिब्रिटीज हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है? भाई उनके इंटरव्यूज देखते हैं हम, उनका कोई पॉडकास्ट देखते हैं. द इंटरव्यू, बस इसका आंसर वन वर्ड में है, द इंटरव्यू in today's world is our chief source of information about personalities. मतलब जैसे हम सेलिब्रिटीज के बारे में हम पढ़ते हैं सुनते हैं, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं कोई इंटरव्यू होता है जो हमें दिख जाता है. डू यू थिंक उम्बर्तो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड? ये जो उम्बर्तो इको है क्या इनको इंटरव्यू देना पसंद है? गिव रीजंस. हाँ इनको अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि जब इनका इंटरव्यू लिया गया तो ये बड़े पेशेंटली बैठे रहे और इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया. जो भी सवाल इंटरव्यूअर ने इनसे पूछे वो इन्होंने सारे सवालों का सही सही जवाब दिया. तो आंसर लिखते हैं बस यस, उम्बर्तो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड. पूरा क्वेश्चन में द रीजन फॉर माई आंसर्स आर, मेरे रीजंस क्या है? ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फुली एंड पेशेंटली. जो भी सवाल उनसे पूछे गए वो उन्होंने पूरे जवाब दिए और पेशेंटली, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई कि जैसे आजकल के सेलिब्रिटीज करते हैं, अरे जल्दी जल्दी जाने दो देर हो रही है. विदाउट शोइंग एनी हरी और नर्वसनेस, ना तो उन्होंने ये दिखाई कि मुझे जल्दबाजी हो रही है, ना ही वो कहीं पर नर्वस हुए. हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो, आप प्रोफेसर भी हो और इतना लिखने का, तो वो कहते हैं भैया मैं टाइम नहीं वेस्ट करता. मान के चलो मैं किसी का लंच पे वेट कर रहा हूं और वो नीचे से ऊपर आ रहा है, अगर उसको 2 मिनट लगेंगे 5 मिनट लगेंगे, इतने में मैं कुछ सोच लेता हूं, इतने में मैं कुछ लिख लेता हूं. यानी कि जो भी मुझे गैप मिलता है 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का, उसको भी मैं जाया नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ सोच लेता हूं, लिख लेता हूं. तो आंसर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इको. ठीक है, इको कौन है? ये राइटर है. ही जस्ट ट्राइज टू फिल ऑल द एम्प्टी स्पेसेस. जहां भी कहीं उनको गैप मिलता है, जहां भी उन्हें टाइम मिलता है, वो उसको फिल करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज वेटिंग फॉर समवन टू मीट हिम, अगर वो किसी का वेट कर रहे हैं मिलने के लिए, ही डज नॉट वेट एंड वेस्ट हिज टाइम. वो केवल वेट कर करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, रेदर देन ही स्पेंड्स हिज टाइम इन राइटिंग समथिंग. उस टाइम पे भी वो कुछ ना कुछ लिखने लग जाते हैं
और यही रीजन है कि वो जो छोटा छोटा जो टाइम स्पेस उनको मिलता है उसको भी वो फिल करते जाते हैं। What was distinctive about इको's academic writing style? जो इनका academic writing style है वो अलग कैसे है? इको's academic writing style was quite distinctive. कुछ अलग था, हटके था। कैसे? Because instead of regular academic style, मतलब जैसा लोग academic style लिखते हैं वो लिखने के बजाय he has opted some playful, थोड़ा natural style, थोड़ा playful style जो है उन्होंने अपनी राइटिंग में अडॉप्ट किया है। Did Umberto Eco consider himself a novelist first or an academic scholar? वो अपने आप को नोवेलिस्ट मानते हैं या अकेडमिक स्कॉलर? नोवेलिस्ट होता है जो नॉवल लिखता है, अकेडमिक स्कॉलर जो प्रोफेसर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाते हैं। उम्बर्तो इको कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज एन अकेडमिक फर्स्ट, वो अपने आप को पहले अकेडमिक मानते हैं। अकेडमिक मतलब जो उस चीज को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, और नोवेलिस्ट अपने आप को दूसरे नंबर पे मानते हैं। What is the reason for the huge success of the novel The Name of the Rose? उम्बर्तो इको का एक नॉवल आया था The Name of the Rose, वो क्यों इतना ज्यादा फेमस हुआ? उसमें कुछ साइंस फैंटेसी की भी बात कही है, कुछ साइकोलॉजी की भी बात कही है। लोगों को वो कुछ अलग ही स्टाइल में मतलब पसंद आ गया। और फिर असली रीजन क्या है ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो नॉवल इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी यूनिक नॉवल विद अ मिस्ट्री प्लॉट। कई बार आपने कोई मूवी देखी होगी, कोई वेब सीरीज देखी होगी, एंडिंग बिल्कुल ट्विस्ट आता एकदम से, है ना? तो इसमें भी एक मिस्ट्री प्लॉट है। इट हैज सम पार्ट ऑफ मेटाफिजिक्स भी है इसमें, और मेडिवल हिस्ट्री भी है। बट द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट्स सक्सेस इज स्टिल नॉट रिवील्ड। कई बार ऐसा होता है, कोई चीज फेमस हो रही होती है, लोग उसको और ज्यादा फेमस कर देते हैं, चाहे वो चीज समझ में आए या ना आए, होता है ना ऐसा। चलिए, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु इज द राइटर ऑफ द नेम ऑफ द रोज? किसने लिखा है नॉवल? इंग्लिश बाबा, इको या किपलिंग ने? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।